नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अच्छी तैयारी करके सफलता हासिल करनी है। मैं आपके सम्मुख 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है यूनिट 2 जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इस पे जितने भी एमसीक्यूज अब तक आए हैं एग्जाम में या जितने आ सकते हैं वो सभी आपके लिए लेके आया हूँ। आप अगर इन एमसीक्यूज को देखेंगे विद आंसर्स तो न केवल आपकी एमसीक्यू की तैयारी होगी बल्कि चैप्टर की भी तैयारी होगी। मैंने इसी हिसाब से ये सब काम किया है। पहला क्वेश्चन, चलनी विश्लेषण किया जाता है। सीव एनालिसिस इज मेंट फॉर। पहला, मोटे दाने वाली मिट्टी के लिए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कोर्स ग्रेन सॉइल। महीन दाने वाली मृदा के लिए फाइन ग्रेन सॉइल। मोटे महीन दाने वाली मिट्टी के लिए कोर्स फाइन ग्रेन सॉइल। और सिल्ट के लिए यानी कि सिल्ट, तो इसका आंसर है सी। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि कोर्स और फाइन दोनों प्रकार की सॉइल होती है और सीव एनालिसिस के अंदर उनको अलग कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोनों। दूसरा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि पीआई का सूत्र है। द फॉर्मूला फॉर प्लास्टिसिटी इंडेक्स पीआई इज इक्वल टू WL माइनस WP यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। P इज इक्वल टू WP माइनस WL। तीसरा WL प्लस WP। चौथा WL माइनस WW। इसका आंसर आएगा ए, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट कराएंगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगी। आंसर ए। तीसरा, सिल्ट कणों का आकार होता है। साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज। पहला, 4.75 mm से ज्यादा, एवो 4.75 mm। दूसरा, 4.75 mm से 0.075 mm के बीच, बिटवीन 4.75 टू 0.075 mm। तीसरा, 0.075 mm से 0.002 mm। पहले अपर लिमिट है फिर लोअर लिमिट है, 0.075 mm टू 0.002 mm। और चौथा है 0.002 mm से कम, बिलो 0.002 mm। बात किसी चल रही है? सिल्ट कणों की बात चल रही है। तो इसका आंसर आएगा सी, इन बिटवीन 0.075 एंड 0.002 mm। ये साइज है सिल्ट पार्टिकल्स की। आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज जब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी टेबल। आपको ध्यान रखना है कि सिल्ट जो होती है, सिल्ट पार्टिकल्स, उसकी साइज ये होती है 0.002 mm से बड़ी और 0.075 mm से छोटी। आंसर क्या आएगा इसका? सी। ये देखिएगा, इसमें काफी सवाल बनते हैं। अच्छा, और ये पहले दोनों क्वेश्चन 21 में आए हुए हैं, 2021 में आए हुए हैं। चौथा, मृदा में पानी की भार और ठोस मृदा कणों के भार का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज। तो नेचुरली अब देखिएगा जलांश, मैं चारों बोल के क्यों समय खराब करूं? जलांश का मतलब वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो ये हो गया बी आंसर इसका। पांचवा, मृदा की रिक्तियों के आयतन और कुल आयतन का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम। ये होती है पोरोसिटी, सरंध्रता, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो क्यों फालतू के सारे क्वेश्चन देखे जाए आंसर, या आप पढ़ सकते हो वैसे इनको, लेकिन जब आपको जो पूछा गया है और उसका आंसर पता है तो अनावश्यक समय खराब नहीं करना, फटाफट, क्योंकि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। डी, मृदा की रिक्तियों के अनुपात और ठोस मृदा कणों के आयतन का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी वीवी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स यानी कि वीएस। आप जानती है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये होता है
वॉइड्स रेशियो, सी देखिएगा आंसर इसका, अधिकतम अनुपात वॉइड्स रेशियो। मतलब सवाल के पढ़ते ही आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन से ये एमसीक्यू बनाया है। इससे आपके क्या होगा कि थ्योरी भी तैयारी होती रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन 7वां, मृदा का आपेक्षिक गुरुत्व सामान्यतया लिया जाता है। नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज टेकन एज 2.9, 2.5, 2.7, 2.6। इसका आंसर आएगा 2.6। नॉर्मली 2.6 लेते हैं। आप देखते होंगे सॉइल के जितने भी एग्जांपल्स आप देखे होंगे, उसमें बहुत कम आपको ये 2.7 या 2.9 तो कोई मिलेगा ही नहीं। 2.7 कभी कभी कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, नॉर्मली 2.67, 2.66। तो 2.6 सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। आंसर इसका डी होगा, सामान्यतया। मैं बार बार बात कर रहा हूँ जनरली। 8वां, एन व ई में संबंध है। द रिलेशन बिटवीन एन एंड ई। एन क्या है और ई क्या है? ई तो है बॉडी रेशियो, एन क्या है? पोरोसिटी। और एन और ई में संबंध क्या है? पहला, एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस सी। दूसरा, ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। तीसरा, बोथ ए एंड बी, यानी ये भी है और ये भी है। और चौथा है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप आंसर देंगे इसका सी, क्योंकि E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन से ही ये एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस सी निकला है। तो दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। जो कहता है कि ए और बी दोनों सही है, ए भी सही है बी भी सही है, ये बस सी में कही जा रही है, तो सी आंसर आएगा इसका। ई डब्ल्यू जी और एस आर में संबंध है। द रिलेशन बिटवीन ई डब्ल्यू जी एंड एस आर, तो बहुत सिंपल सा है। ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस आर। देखिए हम लोग मुंह पे आता, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, तो बी आंसर सही इसका, बी। 10वां, संतृप्त मृदा और शुष्क मृदा में संतृप्ति अंश के मान है। द वैल्यूज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर सैचुरेटेड सॉइल एंड ड्राई सॉइल। देखिए सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है 1 और ड्राई में होती है 0। आंसर ये आएगा 1,0। 1,0 कहाँ आ रहा है यहाँ पे? ये डी में आ रहा है, 1 एंड 0, डी। 11वां, चलनी विश्लेषण में सबसे बारीक मृदा वाली चलनी का माप है। The size of sieve or finest soil in sieve analysis is 75 micron, 0.075 mm, 0.0075 centimeter, and all of these. तो हम कहेंगे all of these, all of these, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। अगर मैं इसको 1000 से गुणा करूंगा एमएम को तो माइक्रोन आ जाएगा, और 1000 से गुणा करेंगे 0.075 को तो 75 ही आता है। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी इसको 10 से गुणा करूंगा तो एमएम बन जाएगा, यानी कि 0.0075 सेंटीमीटर बराबर 0.075 एमएम, जो कि ये है। तो सभी सही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैथमेटिक्स आपकी शानदार है, तो ऐसी गलतियां आप नहीं करोगे। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। सभी एक ही नाम पे, एक्चुअली अलग अलग इकाइयां है। तो ये क्वेश्चन हो गए 11। 12, गामा डी डब्ल्यू और गामा में संबंध है। द रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड बल्क डेंसिटी। तो गामा इजिकल टू गामा डी अपॉन 1/W, ये तो है नहीं। डब्ल्यू इजिकल टू ये भी नहीं है, ये सही है। गामा डी इजिकल टू गामा अपॉन 1/W, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। गामा डी इजिकल टू गामा अपॉन 1+W, सी सही है इसका। जलांश ज्ञात करने के लिए भट्टी का तापमान रखा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ओवन फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट इज केप्ट। देखिए आपने अगर ये ओवन ड्राइंग मेथड पूरा पढ़ा हुआ है तो आपको आराम से पता पड़ेगा कि 105 से 110 डिग्री होता है। ओवन का जो टेम्परेचर है वो ये सेट किया जाता है 105 डिग्री से 110 डिग्री। ये सभी सही नहीं है, यही सही है, 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड लिमिट WL ज्ञात करने में ये उपकरण काम में आता है। दिस एपरेटस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग WL, यानी कि लिक्विड लिमिट। कैसा ग्रांडे, ऑटो, मोहर और उतर जाएगी। तो कैसा ग्रांडे है उसमें एक
ग्रूव्स कटे होते हैं और उसको मिट्टी में दबाकर जो ज्ञात करना होता है वो ज्ञात कर लेते हैं लिक्विड लिमिट। कैसा ग्राइंडिंग, कैसा ग्राइंडिंग टूल कहलाता है, उससे अपन WL ज्ञात करते हैं लैब के अंदर। तो इसका आंसर आएगा ए। 15वां, VA अपॉन V होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होता है। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो ये परसेंटेज एयर वर्ड्स होता है, परसेंटेज एयर वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम टोटल। क्योंकि रिक्त अनुपात तो हो नहीं सकता है, तो VV अपॉन VS होता है। पोरोसिटी हो नहीं सकता है ये, क्योंकि ये VV अपॉन V होता है। वायु अंश हो नहीं सकता है, क्योंकि वो VA अपॉन VV होता है। तो ये होता है परसेंटेज एयर वर्ड्स। बस इसमें इंटू 100 करने से वो परसेंटेज बन जाता है ना, फ्रैक्शन में आएगा। तो इसका आंसर ए आएगा। 16वां, वायु अंश होता है, एयर कंटेंट इज। तो एयर कंटेंट की डेफिनेशन है कि वर्ड्स के अंदर एयर कितनी है, कितनी परसेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम। ये इसका सी आंसर आएगा। मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसके पहले मैं बच्चों के हित की बात कर लेता हूँ। देखिए, अभी प्रॉपर कोचिंग बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा खर्च करके भी बच्चे अक्सर फेल होते हैं। अगर आप सही जगह कोचिंग करना चाहते हैं, सही दिशा में पढ़ना चाहते हैं, A+ ग्रेड लाना चाहते हैं कम से कम खर्चे में, तो आप मेरा नाम याद रखिएगा, RP व्यास यानी राजेंद्र भैया जी। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे डायरेक्टली गूगल पे या फोन पे करके मुझे अपनी फीस जमा करा सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन जोड़ दूंगा। मैं टीचमेंट ऐप से पढ़ाता हूँ, टीचमेंट ट्यूशन ऐप, और उसमें रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। उन वीडियोस को आप पढ़ के आराम से देख के अच्छी तैयारी करो, और कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। रेगुलरली टेस्ट भी होंगे, क्वेश्चन बैंक भी होंगे, पिछले कई सालों के एग्जाम के क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत कुछ होगा जो कहीं से नहीं मिल सकता। हम जो फीस लेते हैं उससे 4-5 गुनी फीस में भी वो चीज नहीं मिल सकती। इट इज माई प्रॉमिस। तो मैं कई बार बताते रहता हूँ, फिर भी बता दूं, 4001, 4002, 4003 तीनों की टोटल मिलाकर फीस रहेगी केवल 1999। अगर आपके बैक है 2001, 2005, इनकी फीस रहेगी 149। अगर ये दो ही पढ़े तो, और ये पांचों अगर पढ़े, वैसे तो फीस होती है 2, 1.5, 3,500, पर मैं लूंगा केवल 3,000, 2999, 2,999। मैकेनिकल ब्रांच के अंदर कोई जानकार आपके हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि 4002 मैकेनिकल में MEMA MP, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, फीस सिर्फ 999। अगर इसके साथ में 2 बैक वाले पढ़ने हैं तो रुपए आप इसमें कुछ जोड़ दीजिए, 1,999। ये ऑनलाइन है। जोधपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हमको सुन रहे हैं अभी, तो यही फीसें रहेंगी, केवल पर सब्जेक्ट मात्र 500 रुपए बढ़ जाएंगे, और सप्ताह में एक दिन कम से कम, मिनिमम 1 डे उनको घर बुला के अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। कोर्स नहीं कराया जाएगा, कोर्स तो ऑनलाइन ही पढ़ेगा वो कोई भी स्टूडेंट, लेकिन उसको पढ़ने के बाद कोई तरह की समस्या होगी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वो हम उनको बताएंगे घर पे। यही फीस है सारी, कोई चेंज नहीं है, केवल पर सब्जेक्ट 500 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये कोचिंग शुरू की जा रही है 21 फरवरी से। आप जल्दी अपना नाम लिखें। नाम लिखने का मतलब फीस जमा होने के बाद नाम ऑटोमेटिकली लिख दिया जाएगा, और मिनिमम 2-3 घंटे आपको बुलाया जाएगा। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, उनको जब भी बुलाऊंगा मैं घर पे, तो 2 से 3 घंटे के लिए होगा, क्योंकि रोजाना आने से एक तो पेट्रोल खर्च होता है, थकान होती है, बहुत कुछ बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफलाइन की फीस लेता हूँ 3 सब्जेक्ट की 5,000 रुपए, और ये फीस पड़ेगी ऑफलाइन की मात्र 3,499, यानी कि 3,500। ऑफलाइन में सप्ताह में 6 दिन अगर आप आएंगे तो पेट्रोल खर्चा जितनी फीस है ना, उससे 1.5 गुना 2 गुना पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, यानी कि 5 का दुगना कितना होता है, 10। तो आप समझो 7-8 हजार रुपए। तो 8,000 वो और 5,000, 13,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। और सप्ताह में एक आध दिन बुलाऊंगा तो 1,500 खर्चा होगा, तो ये 3.5 और 1.5, 5,000 में कंप्लीट 3 सब्जेक्ट। सोचिए जरा, कितना आसान काम है ये।
अगर पांचों पढ़ते हैं 3+2 मैकेनिक्स मैथ्स बैक है तो मात्र 5,500। सोचिए आप, 5 सब्जेक्ट की फीस मात्र 5,500, ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर इतना सुंदर अवसर किसी को नहीं मिल सकता। इसको हासिल नहीं करवाएं। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियोस तो आप मिलते रहेंगे। अब मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता रहूंगा, वो मेरा शौक है। लेकिन और भी अच्छी तैयारी करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पर मुझे गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। फोन पे गूगल पे करके मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं आपको प्रॉपरली जोड़ सकूं। तो आगे कहता हूँ, तो 16 क्वेश्चन हो गए थे, अब 17वां। चलनी विश्लेषण में सबसे मोटे कणों वाली मृदा वाली चलनी का माप है। द साइज ऑफ sieve और मैक्सिमम साइज ऑफ coarse grained soil. coarse grained, GRANIED, coarse grained soil। तो आप देखिएगा 100 mm। कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है, फाइन और कोर्स दोनों होते हैं, जो सबसे ऊपर सॉइल जो रखी जाती है मैश चलनी, वो 100 mm की होती है। 18वां, एकीकृत मृदा वर्गीकरण प्रणाली का जन्मदाता है। फादर ऑफ यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन इज, कैसा ग्रंड है? जेसी बोस, एटरबर्ग और कार्ल टर्जाई। इसका आंसर भाई कैसा ग्रंड है? ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन हुआ था यूनिफाइड, तो ये सारा श्रेय जाता है कैसा ग्रंड को। तो आंसर आएगा इसका ए। 19वां, इस माप की चलनी से गुजरने वाली मृदा का अवसादन विश्लेषण होता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर सॉइल व्हिच पासेस थ्रू द दिस सीव। देखिए, सीव एनालिसिस में जो सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे जो सीव होती है, सबसे बारीक वाली, जो उसमें से गुजर जाता है, उसका हम करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो बहुत बारीक कण होते हैं। और उसके लिए आंसर आएगा, आपको ध्यान में, सबसे बारीक मृदा कौन सी होती है, सबसे बारीक जो होती है चलनी कौन सी होती है? सीव 75 माइक्रोन, डी आंसर आएगा। तो जो 75 माइक्रोन सीव से गुजर जाए, उसका हम जो करते हैं क्लासिफिकेशन, वो होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस है। 20वां, WL बराबर WP होने पर, यानी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट अगर बराबर हो जाए तो मृदा कैसी होती है? When WL is equal to WP, the soil is। देखिए, आपको बता दो, रेत जो होती है, रेत सैंड, उसमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों बराबर होती है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होती है रेत की, WL माइनस WP, वो 0 होती है, क्योंकि रेत तो बिल्कुल प्लास्टिक होती ही नहीं। तो प्लास्टिक ही नहीं होगी तो प्लास्टिक इंडेक्स 0 होगी। और अगर ये 0 है तो WL माइनस WP 0 होगा, और ये 0 है तो WL बराबर WP होगा। यानी कि किसमें होता है ये? रेत में होता है। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि रेत में होता है, तो आप कहेंगे WL बराबर WP या PI बराबर 0। 21वां, इस सीमा के पश्चात मृदा के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आयतन स्थिर रहेगा। किस सीमा के पश्चात ऐसा होता है? तो आपको पता होगा, जब आपने एडरबर्ग लिमिट पढ़ी होंगी तो उसमें आता है संकुचन सीमा, श्रिंकेज लिमिट। ये श्रिंकेज लिमिट मतलब वो वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल का वॉल्यूम बाद में कभी भी कम नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। इस सीमा के पश्चात, यानी इसके बाद आप कितना भी और चेंज हो जाए वाटर कंटेंट के अंदर, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। श्रिंकेज लिमिट कि जितना श्रिंक होना था श्रिंक हो गया, तो श्रिंकेज लिमिट के बाद में वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। आपने देखा होगा जब बनाया था इस प्रकार से कि वो बाद में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाती है। वक्रता गुणांक होता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज, ये इस पे 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसका आंसर आएगा D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60।
इसको बोलते हैं D30 साइज, ये D10, D60। तो ये सभी आंसर सही नहीं है, ये आंसर इसका सही है, सी। वैसे क्या मतलब इसका D10 का, D60 का, D30 का? D10 का मतलब होता है कि वो साइज जिससे 10% फाइनल है। D30 वो साइज जिससे 30% फाइनल है, यानी बारीक है। D60 वो उन पार्टिकुलर साइज जिनसे 60% फाइनल है, बारीक है। तो D30 होल स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60 ये जो है, ये बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, डी। समानता गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसका आंसर आएगा D60 अपॉन D10। D60 को D10 से डिवाइड कर दो, हम इसे कहेंगे समानता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये आंसर। पिक्नोमीटर का उपयोग होता है, द यूज ऑफ पिक्नोमीटर इज जी निकालने में, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में, वाटर कंटेंट निकालने में, सी आईडी निकालने में, और डी ए और बी यानी कि जी और डब्ल्यू यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों निकालने में। इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि पिक्नोमीटर वाटर कंटेंट निकालने के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालता है, उपयोग होता है। डी आंसर आएगा। 25वां, इनमें से सत्य है, दिस इज ट्रू अमंग दिस। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, गलत, क्योंकि वॉइड में एयर और वॉल्यूम आते, एयर और वाटर आते हैं। तो वाटर का वॉल्यूम और एयर का वॉल्यूम मिलाकर वॉइड का वॉल्यूम होता है। जहां वीवी इज इक्वल टू वी ए प्लस बी डब्ल्यू होगा, वो सही होगा। वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, नो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, नन ऑफ दिस, सी सही है इसका। क्योंकि जो वॉइड्स होते हैं ना, उसमें एयर और पानी होता है, हवा और पानी होता है, हवा और पानी का आयतन मिलकर वॉइड्स का आयतन बनता है। इसका आंसर आएगा सी। चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप होता है, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज, क्ले पार्टिकल की जो मैक्सिमम साइज है वो आप याद रखेंगे 0.002 mm, ये मैक्सिमम है। बाकी जो दूसरी बड़ी साइज है 0.06, 0.0, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप जब आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू साइज, तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा, फिलहाल याद कर लें, ये अपर लिमिट है। 27वां, संतृप्त मृदा में इन सैचुरेटेड सॉइल SR 0, SR 1, SR 0 से 1 के बीच में, SR 1 से बड़ा, तो मृदा संतृप्त है, सैचुरेटेड, SR 1 ही होगा, बी आंसर आएगा इसका। अब SR 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। 0 से 1 के बीच में किस में होता है? जनरल सॉइल के लिए, सामान्य मृदा के लिए। 0 किस में होता है? ड्राई सॉइल। अब मान लो क्वेश्चन बनता है ड्राई सॉइल में SR होता है, तो 0। सामान्य मृदा में जनरल सॉइल जो होती है, जिसमें पानी हवा सब कुछ होता है, तो SR की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और सॉइल है सैचुरेटेड, तो SR 1 होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस सभी MCQs को देखा होगा। मैं इसमें 2022 का पेपर नहीं ले पाया, हो सकता है कि जो मैंने इतने क्वेश्चन दिए में 22 का पेपर शामिल हो गया हो, लेकिन मैंने 22 के पेपर इसमें सॉल्व नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इन सब को एक बार वापस, अगर आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस दृष्टि से बनाए हैं कि आप जो जो इनको पढ़ेंगे ना, आपका चैप्टर अपने आप तैयार होता चला जाएगा। आप इसका फायदा उठाएं। इट इज ऑल ओवर अबाउट this video from Rajendra Bhaiya ji. Thank you and Jai Sri Ram.